पिछले वीडियो में हमने यह पता लगाना सीखा था कि किसी माप में कितने सार्थक अंक हैं। चलिए इस वीडियो में उन स्थितियों के बारे में समझते हैं जहां ये सार्थक अंक हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कारपेट है और मेरे पास एक मीटर स्केल है जिसकी सहायता से मैं इस कारपेट की लंबाई और चौड़ाई को निकटतम 1 सेंटीमीटर तक परिशुद्धता के साथ माप सकता हूँ। और इस मीटर स्केल से मुझे कारपेट की लंबाई 2.09 मीटर मिलती है और इसकी चौड़ाई 1.69 मीटर मिलती है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही माप निकटतम 1 सेंटीमीटर तक परिशुद्ध हैं। जैसे इसकी चौड़ाई में यह अंक 9 निकटतम सेंटीमीटर है। अन्य शब्दों में यह 1 मीटर के 100 भागों में से 9 भागों को दर्शाता है, इसलिए यह 9 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मान लीजिए कि हमें इस कारपेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के लिए सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसलिए कारपेट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों मापों का गुणा कर देंगे। यानी इसका क्षेत्रफल होगा 2.09 मीटर गुणा 1.69 मीटर, यानी कि 3.5321 वर्ग मीटर। आप इसे गुणा करके देख सकते हैं। इस प्रकार हमें कारपेट का क्षेत्रफल 3.5321 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या यह उत्तर परिशुद्ध है, तो आप क्या कहेंगे? वास्तव में यह उत्तर परिशुद्ध नहीं है, बल्कि त्रुटिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि यहाँ दशमलव के बाद हमें 4 अंक मिल रहे हैं और ये सभी सार्थक अंक हैं। इससे यह प्रतीत होता है जैसे कारपेट के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास अत्यधिक परिशुद्धता वाला स्केल था, जिसकी सहायता से हम निकटतम सेंटीमीटर से भी अधिक परिशुद्ध माप ले सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास जो स्केल था उससे हम केवल निकटतम 1 सेंटीमीटर तक ही माप लेने में सक्षम थे। यानी अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस त्रुटि को दूर करना होगा। अब हम इस त्रुटि को कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए नियम यह है कि संख्याओं का गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। मूल संख्या का मतलब जिन संख्याओं का हम गुणा या भाग कर रहे हैं उन संख्याओं में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस माप में 3 सार्थक अंक हैं और इस माप में भी 3 सार्थक अंक हैं। इसका मतलब हमें यहाँ यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गुणनफल में भी केवल 3 ही सार्थक अंक हों। इसके लिए हमें इस गुणनफल को 3 सार्थक अंकों में पूर्णांकित करना होगा और इन अंतिम 2 अंकों को हटाना होगा। यहाँ गुणनफल का अंतिम अंक 1 है जो कि 5 से कम है, इसलिए इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम 2 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस 2 को भी राउंड ऑफ करना होगा। और चूंकि यह भी 5 से कम है, इसलिए इसे राउंड ऑफ करने के लिए इससे पहले वाले अंक 3 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इस गुणनफल को राउंड ऑफ करने के बाद हमारा अंतिम परिणाम 3.53 वर्ग मीटर होगा। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कुल 3 सार्थक अंक हैं, इसलिए यह उत्तर परिशुद्ध है। चलिए एक और उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने घर के एक कमरे में टाइल्स लगवाना चाहता हूँ, लेकिन इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई 2 अलग अलग परिशुद्धता वाले पैमानों से मापी गई है, इसलिए इन दोनों मापों की परिशुद्धता अलग अलग है। मान लीजिए कि कमरे की लंबाई 12.07 फीट है और इसकी चौड़ाई 10.1 फीट है। यहाँ लंबाई को फीट के निकटतम 100वें भाग तक मापा गया है, जबकि चौड़ाई को फीट के केवल निकटतम 10वें भाग तक ही मापा गया है। अब मान लीजिए कि कमरे में जो टाइल्स लगाना है उनमें से प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल 1.07 वर्ग फीट है। अब मुझे यह ज्ञात करना है कि इस कमरे के फर्श पर लगाने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता है। यह मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मुझे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और फिर इसे एक टाइल के क्षेत्रफल से विभाजित करना होगा। इससे मुझे आवश्यक टाइलों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए पहले कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 12.07 फीट गुणा 10.1 फीट, और यह गुणा करने पर हमें मिलता है 121.907 वर्ग फीट। तो यह हुआ कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब
यहाँ आप कह सकते हैं कि चूंकि इस माप में 4 सार्थक अंक हैं और इस माप में केवल 3 सार्थक अंक हैं, इसलिए हमारे गुणनफल में 3 से अधिक सार्थक अंक नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ कुल 6 सार्थक अंक हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि अभी हमारी गणना पूरी नहीं हुई है। हमें कमरे में लगने वाली कुल टाइलों की संख्या ज्ञात करना है। यदि हमें केवल कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम इस उत्तर को 3 सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ करके अंतिम उत्तर ज्ञात कर लेते, लेकिन चूंकि अभी हमारी गणना पूरी नहीं हुई है, इसलिए नियम यह है कि जब तक हम अपनी गणना पूरी नहीं कर लेते तब तक हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ राउंड ऑफ करते हैं तो हमारा अंतिम उत्तर अत्यधिक त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम इसे तब तक ऐसे ही रहने देंगे जब तक हमारी गणना पूरी नहीं हो जाती। अब गणना पूरी करने के लिए हमें इस संख्या को, यानी कमरे के फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से विभाजित करना होगा, जिससे हमें कमरे के फर्श के लिए आवश्यक टाइलों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी 121.907 वर्ग फीट बटा एक टाइल का क्षेत्रफल यानी 1.07 वर्ग फीट। और इसे हल करने पर हमें जो संख्या मिलती है वह है 113.931775770। आप इसे हल करके देख सकते हैं। यहाँ भाग करने के बाद हमें जो संख्या मिल रही है उसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे सार्थक अंक हैं। हालांकि यह भी पूरी संख्या नहीं है, यदि आप हल करेंगे तो आपको इसमें और भी अधिक अंक मिलेंगे, किंतु मैं सुविधा के लिए केवल इतने ही अंक लिख रहा हूँ। अब चूंकि यह हमारा अंतिम उत्तर है, इसलिए यहाँ हमें सार्थक अंकों की अधिकतम संख्या का ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे? हम देख सकते हैं कि कमरे के फर्श की लंबाई की माप में कुल 4 सार्थक अंक हैं, इसकी चौड़ाई की माप में कुल 3 सार्थक अंक हैं और एक टाइल के क्षेत्रफल की माप में कुल 3 सार्थक अंक हैं। यहाँ सार्थक अंकों की न्यूनतम संख्या 3 है। इसका मतलब हमारे अंतिम परिणाम में भी अधिकतम 3 सार्थक अंक होंगे, यानी इस उत्तर को हमें निकटतम फीट तक पूर्णांकित करना होगा। चूँकि यह तीसरे अंक के बाद चौथा अंक 9 है जो कि 5 से अधिक है, इसलिए राउंड ऑफ करने के लिए हम 3 में 1 की वृद्धि कर देंगे, जिससे हमें अंतिम उत्तर 114 मिलता है। यानी हमें कमरे के फर्श के लिए कुल 114 टाइलों की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि कमरे के फर्श में बिल्कुल 114 टाइलें ही लगें, लेकिन हमारे पास विभिन्न मापों की जो परिशुद्धता है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें 114 टाइलों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम मापों का गुणा या भाग करते हैं तो प्राप्त अंतिम परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में हैं। हालांकि जब हम मापों को जोड़ते या घटाते हैं तो सार्थक अंकों से संबंधित ये नियम थोड़े भिन्न होते हैं, जिन्हें हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे।